नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच संबंध हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं और मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। ये सब अंतर समझते चलिएगा। तो ये एक तरह का थ्योरम है फिजिक्स का, जैसे मैथ का होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध बताएं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में, आपको मालूम है कि गोलीय दर्पण दो ही होता है, ऐसे तो तीन होता है, लेकिन दो के बारे में पढ़ना है, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल किसी में आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछेगा तब, यदि आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण में ही साबित कीजिए क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है वो अवतल दर्पण में बताएं, तो अवतल में बताइएगा। यदि उत्तल में कहेगा तो उत्तल में। फिलहाल हम आपको अवतल में बता रहे हैं, समझ गए? फिर एक बार से समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध बताएं, या पूछने का तरीका दूसरा भी हो सकता है कि किसी गोलीय दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो ये 2 जो है नीचे आ जाएगा इसके, तो r/2 हो जाएगा, तो f का मान यही ना आएगा। तो दोनों सेम ही है। क्या बोल रहा है कि साबित करें। तो देखिए r का मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, ये जो हिंदी में लिखे ना वक्रता त्रिज्या, और f का मतलब फोकस दूरी, इसी को क्या बोलते हैं? फोकसांतर। तब बोला दोनों में संबंध बताइए, मतलब क्या होगा, दोनों में क्या संबंध है? तो यही संबंध है, r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये होता है f बराबर r/2 होता है, समझ गए? यानी f का मान जो होता है r के मान का क्या होता है? आधा होता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये हम अवतल दर्पण बनाए हैं और यहाँ से यहाँ तक आपको मालूम है ये C है। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 10। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो बोलिए ये पूरा का आधा हुआ ना, समझ गए? यही प्रूफ करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से इसमें लिखना पड़ता है, थ्योरम जैसा, जैसे दिया है में लिखते हैं हम लोग उसी तरह। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे? माना कि XY एक अवतल दर्पण है। माना कि XY क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें क्या है? P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये अपने मन से लिख सकते हैं, इधर उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? क्या लिखेंगे? माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। ठीक है ना? इतना समझ जाइए, उसी में से देख के लिखना, ठीक है? इसको याद नहीं किया जाता है। माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र है। चलिए अब ये क्या है? AB आपतित किरण है जो आने वाला, नहीं पढ़िए, प्रकाश का परावर्तन। AB क्या है? आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधानक्ष के क्या है? समांतर है। देखिए ये AB आपतित किरण है, ये दर्पण के प्रधान अक्ष है, यही ना बड़ा वाला लाइन, प्रधान अक्ष, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसके क्या है? समांतर है, समझ गए? फिर से एक बार समझो। AB आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधानक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती बिंदु B, प्रधानक्ष के समांतर तो AB है ही है, लेकिन निकट बिंदु कौन है? B। प्रधानक्ष के निकट ना है, नजदीक है। बिंदु B से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब लौटना। देखिए ये आया, इससे दर्पण से टकराया, टकरा कर लौट रहा है। तो किससे लौट रहा है? F से होकर गुजरती है, गुजरती है मतलब चला जाता है। तो देखिए ये आया और यहाँ से B बिंदु से टकरा कर F से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। ठीक है ना? और हम लोग क्या लिखे हैं? BC को मिलाया, ये बनावट से BC को हम लोग क्या कर दिए? मिला दिए अपने मन से। ठीक है, तो ये BC जो क्या कर रहा है? नॉर्मल का काम कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए थे कि बीच वाला जो सीधे लाइन होता है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। और इसके साथ जो कोण बनता है आपतित किरण के साथ, वो क्या होता है?
आपतन कोण, इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इंसिडेंट एंगल, और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर से लिखते हैं, छोटा आर से, इसको छोटा आई से। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, इसको आपतन कोण। समझ गए? तो इसको आई से सूचित कर देंगे, इसको आर से, छोटा वाला से। समझ गए? फिर से एक बार समझिए। अब इसको नहीं देखना, फिगर से देख कर समझो अच्छा से, आपको खुद से लिखना है। क्या बोलेंगे, माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, सी एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र है। हो गया। ए बी आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधानक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती बिंदु बी से परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। समझ गए? और फिर क्या लिखा है, बीसी को मिलाया। समझ में आया? ये फिगर से देख के लिखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग प्रूफ करते हैं जो प्रूफ करना है, r बराबर 2f। तो अब यहाँ देखिए, फिगर में ध्यान से समझिएगा। ये जो है एंगल ए बी सी एफ बी सी के बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये कोण है, ये कोण बराबर होता है ना जी, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी बराबर एफ बी सी, जहाँ कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है, ए बी सी। यहाँ पे लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर, मतलब यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी लिख सकता है। समझ गए ना? ये हो गया शॉर्ट में। या तो क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, थोड़ा लंबा होगा, ऐसे लिख देगा, समझ जाएगा। ठीक है ना? अब ये तो हो गया, पर आप एक 9th क्लास में पढ़ाए थे थ्योरम लाइंस और एंगल वाला में, ऐसे तो ये कोण के बराबर होता है। तो ये इस कोण कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण से। एकांतर कोण दो प्रकार के होता है, एकांतर एक अंतः होता है, एक बाह्य होता है। तो ई वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये एकांतर बाह्य कोण से होगा, आई क्या होगा, अंतः कोण से होगा। ठीक है ना? उसी तरह आप बताइए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर अंतः से। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना जी, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये वाला कोण है, ये वाला बराबर हो जाएगा। फिर उसी तरह ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। समझ गए? एकांतर कोण से। तो बोलिए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण लिख देंगे, खाली अंतः लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, ये भी आई हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर, इस कोण को कैसे लिखेंगे, जहां कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है, तो एफ सी बी लिखेंगे, चाहे बी सी एफ, एफ सी बी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कैसे हुआ था, एकांतर कोण से। देखिए, फिजिक्स जो है ज्योमेट्रिकली भी होता है, मैथमेटिकली होता है। मैथ में आप कमजोर होंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए एक एक चीज को समझते चलिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी एफ बी सी के बराबर है, फिर ए बी सी एफ सी बी के बराबर है। तो बोलिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना? देखिए, ए बी सी कोण बराबर है ना इसके, यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी बराबर कोण एफ सी बी, होगा? बोलो। तो अब देखिए, त्रिभुज ए एफ बी सी में देखिएगा ध्यान से, एफ बी सी एफ सी बी, त्रिभुज एफ बी सी, ये जो है ये त्रिभुज है। कौन? एफ बी सी त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है, वो कौन त्रिभुज होता है? हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज ना होता है, जिसका दो कोण बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों बराबर होता है, समबाहु होता है। समझ में आया? इक्विलेटरल, इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलस। देखिए यहाँ पे देखिए, एफ बी सी यानी बी के पास कोण बन रहा है यहाँ, इसमें एफ सी बी यहाँ कोण बन रहा है। तो ये यहाँ और यहाँ कोण बन रहा है, तो ई भुजा क्या हो जाता है? बराबर। तो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए एफ बी सी
इसीलिए त्रिभुज एफ बी सी एक कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों है? क्योंकि एक ही त्रिभुज में दो कोण क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए क्या हो जाएगा? भुजा ये वाला और ये वाला बराबर, तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर बी एफ लिख दीजिए, ठीक है ना? इस समीकरण फर्स्ट। अब आपको मालूम है, चलिए देखिए यहाँ पे हम एक लाइन लिखे हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो B लगभग P पर होगा। देखिए द्वारक का मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है ना द्वारक, वो छोटा हो जाएगा तो B कहाँ आ जाएगा? P पर आ जाएगा। तो B P पर आ जाएगा तो यानी कि BF यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसके दूरी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये यहाँ चलेगा तो ये दोनों बराबर होगा ना जी? बोलो ना। संघर्ष कर रही है। अरे क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, समझ गया? एक लड़का था, बताते अभी, एक लड़का बच्चा था, हाफ पैंट पहनले था, ठीक है? अब फुटबॉल खेल रहा था, उधर से एक मार रहा था, एक ये भी इधर से मार रहा था, पैटवा नीचे में ढुल जा रहा था, समझ गया? फिर आ रहा था, फिर ऐसे खींच के मार दे रहा था। तो उसका फोकस कहाँ था? गेम पर फोकस है। पैंट नीचे में घसक रहा कहाँ रहा, उससे मतलब नहीं है। तू लोग का ध्यान कहाँ रहता है? पढ़ाते हैं कहाँ रहता है, समझिए? जब आ रहा था वो मार दे रहा था, फिर अपन पैंट ऐसे समेट ले रहा था, फिर मार रहा था, पैंट समेट ले रहा था। बात समझ में नहीं करता। देखो क्या लिखा है कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। अगर बी एफ, समझो समझो, खाली यही छापते रहता है। बी से एफ की जो दूरी है, अगर ये वाला यहाँ चलेगा तो ये यहाँ का जो दूरी है वो इसके बराबर हो जाएगा। बोलो। तो यहाँ आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि बी एफ का बराबर कितना किसके हो जाएगा? पी एफ के। तो यहाँ लिख दिए। अब देखो पहला समीकरण में हम क्या लिखे? बी एफ बराबर क्या है? एफ सी। तब बी एफ के जगह क्या लिख देते हैं? एफ सी बराबर क्या है? पी एफ। इस समीकरण क्या आ गया? सेकेंड। अब ध्यान से समझो, चित्र से लिखेंगे नाउ, चित्र से, चित्र में देखिए पी सी, पी सी क्या है? पी से सी की दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है ना? पी सी, बोलो पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं ना? पी पी सी को दो भागों में बांटेंगे तो पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। चलिए पी सी, चलो पी एफ को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। पर एफ सी को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, समझ गए? पीसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए पी एफ तो ठीक है, चलिए एफ सी किसके बराबर आया है? देखो यहाँ एफ सी बराबर आया ना पी एफ। तो जहाँ एफ सी है वहाँ क्या लिख देंगे? पी एफ। यहाँ लिख देंगे कहाँ से? समीकरण सेकंड से ना। चलो उसको जोड़ दो उधर वाला को, तो 2pf हो जाएगा। अब आपको चिन्ह पर पार्टी से याद है कि अवतल दर्पण में ये पीसी क्या है? पी से सी की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या मतलब आर। आर का मान किस में होता है? माइनस में होता है कि प्लस में? अवतल दर्पण है किस में होता है? प्लस में होता है। कुछ बोल देते हैं, दो गोता है ये, एगो बोले तो एगो बोलिए देगा सब। माइनस में होगा आर। चलिए 2 पी एफ क्या है? फोकस दूरी ना है। पी से एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी किस में होगा? माइनस में। क्यों होगा? क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ना नाप रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो माइनस में होबे करेगा। ये भी तो इधर ही गए थे, अगर इधर मापेंगे तो किस में होगा? प्लस में। विपरीत दिशा में माइनस में। अब ऐसे भी लिखा था कि अवतल दर्पण में माइनस में होता है। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आर बराबर 2f हुआ प्रूफ। आर बराबर 2f, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 नीचे चल जाएगा तो f बराबर
r/2 हो गया ना प्रूफ। चलिए, तो ये साबित हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग पढ़ते हैं बिना स्पर्श किए हुए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण में पहचान। यानी कि बिना स्पर्श किए हुए आप कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर स्पर्श का मतलब छू सकते हैं, छू कर तो पता चल जाएगा कि ये अवतल है, उत्तल है और समतल है। लेकिन बगैर स्पर्श किए हुए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है कि बिना स्पर्श किए हुए आप कैसे पहचानोगे कि उत्तल और अवतल और समतल दर्पण है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा बनता है, आभासी और सीधा भी बनता है, ठीक है। और आकार में बड़ा और छोटा दोनों बनता है, याद है ना। एक लास्ट वाला जो हम पढ़ाए थे, इसमें दर्पण के पीछे बनता था, अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो क्या था, आभासी और सीधा था, अब वस्तु से बड़ा था, ठीक है। लेकिन यानी कि अवतल दर्पण में सभी तरह से प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, बड़ा, छोटा सब बनेगा, समझ गए। लेकिन उत्तल दर्पण में पढ़े थे क्या, केवल छोटा बनता है, ये ना पढ़े थे, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और बड़ा नहीं बनता है, समझ गए। और समतल दर्पण में पढ़े थे बराबर होता है। जो हम लोग के घर पे दर्पण रहता है वो क्या होता है, समतल दर्पण, उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है। तो ये अंतर समझ गए। अब यहाँ भी समझ जाइएगा। तो चलिए, हमने क्या लिखाया है आंसर में कि तीनों दर्पण को पहचानने के लिए सबसे पहले एक वस्तु का चुनाव करते हैं। मतलब एक कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कलम ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, छोलनी, जो भी है, घर का वस्तु भी यूज़ कर सकते हैं। और इस दर्पण के सामने यहाँ क्या लिखे, जैसे एक कलम, मैंने हम कलम के द्वारा आपको बताए हैं, डंडा छड़ी के द्वारा आप कर सकते हैं। कलम को तीनों दर्पण के सामने दूर से नज़दीक बारी बारी करके लाते हैं। और तीनों दर्पण है, तीनों पर एक कैसे होगा, बारी बारी से ना करेगा जी। पहले तीनों दर्पण को ऐसे खड़ा कर देंगे दीवार के सहारे या किसी भी सहारे, और दूर से नज़दीक तक सामने ला करके, मान लो ये दर्पण है और यहाँ पे कलम या कोई डंडा को दूर से नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाकर यहाँ पे खड़ा रखेंगे, देखेंगे कि इतना बड़ा डंडा है या कलम है, तो इसमें प्रतिबिंब जो बन रहा है बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अगर बड़ा बन रहा है तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, किसमें बनता है, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में ना बनता है। तो अगर कलम का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण, छूने की क्या जरूरत है। फिर दूसरा दर्पण में जाएंगे और दूर से नजदीक लाएंगे, अब देख रहे हैं कलम इतना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब अंदर छोटा बन रहा है, तब क्या समझेंगे, उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही छोटा बनता है। और फिर तीसरा दर्पण में जाएंगे तो उसमें अगर कलम का जो आकार रहेगा वही आकार उस अंदर वाला दिखाई देगा, तो क्या समझेंगे, समतल दर्पण है, समझ गया ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि बिना स्पर्श किए हुए अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कैसे पहचान करोगे। तो इसका आंसर यही है, आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पश्च मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। किसमें, वाहनों में, गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पश्च मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। पश्च मतलब पीछे की पीछे के हिस्से को देखने के लिए क्यों किया जाता है। किसमें, गाड़ी में, वाहनों में, मोटर गाड़ी में, समझ गया ना। साइड में जो लगा रहता है, पहले बताए थे, साइड में जो दो आईना लगा रहता है, बाइक चलाइएगा या गाड़ी चलाइएगा तो साइड में लगा रहता है। तो बहुत समझता है कि एकदम फेस देखने के लिए लगाया, एकदम चेहरा कैसन दिख रहे हैं, था ना, गाड़ी तेजी से चलेगा, इसीलिए ना लगता है। और करे हाँ, साफ काम खत्म है। पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए, मतलब पीछे से गाड़ी तेजी से आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, अगर पीछे से सीटी मार रहा है तो हमको साइड हटाना है, इसलिए लगाया जाता है, समझ गए ना। तो उसका कारण होता है कि हम उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं, पहले भी बताए हैं कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो अगर दूर ही गाड़ी रहेगा
तो आईना में क्या दिखाएगा, साइड वाला में छोटा दिखाएगा, आपको लगेगा कि नज़दीक आ गया है, तो क्या करिए, साइड दे दीजिएगा, तो दुर्घटना नहीं होगा। नहीं तो दूसरा दर्पण लगाइएगा ना तो दुर्घटना घट जाएगा ना, तब साइड हटेगा। समझ गया? इसीलिए उत्तल दर्पण लगाते हैं, दूसरा कोई दर्पण नहीं लगता है, समझो। तो हम क्या लिखा है, इसको लिखावट के भाषा में समझिए। क्योंकि इसमें लिख दिया है कि उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, लिखा है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब जो दर्पण बनता है, जैसे इस तरह का हम बना दिए, तो ये उत्तल दर्पण हुआ। तो ये जो दृष्टि क्षेत्र है ये क्या है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा होता है, जिससे यह हमेशा आभासी सीधा एवं वस्तु से क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनाता है। हम लोग पढ़े थे, ऐसे नहीं बना था, ऐसे ये फोकस होता था इसी वक्रता के अंदर, ऐसे लौटता था ये डॉट डॉट, यहाँ से ऐसे जाता था रेगुलर, यहाँ डॉट डॉट, देखो यहाँ क्रॉस किया तो ये बना ना। तो ये क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में बना था ना जी, है? इसको बी बोलते हैं, इसको बी और इसको आई, याद आया? ये बनता था। तो क्या बना, हमेशा सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। देखिए बना है, तो यहाँ पे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, यानी नज़दीक बनता है। तो देखने वाले को परेशानी नहीं होता है, आसानी से वो देख लेता है कि पीछे गाड़ी आ रहा है, हमको साइड देना है। समझ गए? तो क्या होता है, परेशानी नहीं होती है और दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम रहती है, न के बराबर बिल्कुल रहती है। समझ में आया? इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में पड़ता है, इसीलिए देखने में भी आसानी होता है। समझ गए? तो यही क्वेश्चन था आज का। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।